जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम लेक्चर सीरीज़ के अंदर जिस अहम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, एलएलबी 5 ईयर पार्ट 1 का ये एक अहम सवाल है, जिसमें ये सवाल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से पूछा जा रहा है कि डिफाइन प्रेसिडेंट एंड एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट एज अ लीगल सोर्स ऑफ लॉ। अब ये सवाल आपको एलएलबी 5 ईयर के अंदर पार्ट 1 में, और इसी तरीके से वो स्टूडेंट्स जो 3 ईयर प्रोग्राम में है या एलएलबी 5 ईयर में अपने 3rd ईयर में है, उसमें भी ये सवाल आपको मिलता है, जिसको वो पेपर में अटेम्प्ट करना होता है। बेसिकली एक अहम चैप्टर है। ये सवाल 2-3 तरह से पूछा जा सकता है। स्टेट डिसाइसिस के नाम से भी आ सकता है। यही सवाल आपको रेशियो डेसिडेंटी और विक्टर डिक्टा पे नोट्स भी आ सकते हैं। शॉर्ट नोट में भी हमें इसको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट या काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट के वाले से भी इसको डिस्कस करना पड़ सकता है। तो अब पहले हम प्रेसिडेंट होता क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या है प्रेसिडेंट? अमूमी तौर पे वो तमाम फैसले जो अदालतें करती हैं, हर फैसला या हर जजमेंट या फाइनल ऑर्डर प्रेसिडेंट नहीं होता। मासवाए उन फैसला जात के जो कि हमारी एपेक्स कोर्ट्स ऑफ द कंट्री हैं, जैसे हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, जब किसी अपने फैसले को अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग करते हैं तो वो आपका प्रेसिडेंट बन जाता है, या एक रेफरेंस, एक हवाला बन जाता है, जो कि एक मशले राह के तौर पे काम करता है आने वाले लोगों के लिए कि वो किस तरीके से जो मामला पहले वाली अदालतों ने डिसाइड किया हुआ है, अगर सिमिलर सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं या फैक्ट्स हैं, उनको हम एलेबोरेट करने के काबिल हो जाते हैं। दोबारा से अगर कोई केस कोर्ट में आ जाता है तो दोबारा हम उसका रेफरेंस के तौर पे उसको पेश करते हैं। और वकला हज़रात के आपने दफातर में भी देखा होगा, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स वहाँ पे मौजूद होती हैं, जैसे कि PCRLJ है, पाकिस्तान के अंदर PCRLJ है, PLDs हैं, ALDs हैं, SCMRs हैं, CLDs हैं, तो इनको डिफरेंट एप्रोवेशंस भी हैं। वो भी एक हम अपने नॉलेज के लिए इसको ज़रूर समझ सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल है, कॉर्पोरेट लॉ डाइजेस्ट है, सिविल लॉ केसेस हैं, एनुअल लॉ डाइजेस्ट हैं या डिसीजंस हैं, इस तरह सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यूज़ हैं। ये डिफरेंट तरह के जर्नल्स हैं। इनमें जो फैसले लिखे हुए हैं, जो अदालतों ने फैसले दिए हुए हैं, उनको ही हम प्रेसिडेंट कहते हैं। अब प्रेसिडेंट जो है, जज की जो जजमेंट होती है, बेसिकली 2 पार्ट्स पे मबनी होती है। एक होता है रेशियो डेसिडेंटी और एक पार्ट है ओबिक्टर डिक्टा या डिक्टम। अब रेशियो डेसिडेंटी क्या है? द पार्ट ऑफ द जजमेंट विच बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द केस, कि फैसले का वो हिस्सा जो कि मेरिट पे बेस करता है, जो एक्चुअल जो कोर्ट के सामने क्वेश्चन ऑफ लॉस थे, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स थे, उसके मुताबिक अदालत ने अपना फैसला किया। दिस पार्ट ऑफ द जजमेंट इज कॉल्ड रेशियो डेसिडेंटी एंड द अदर पार्ट ऑफ द जजमेंट इज कॉल्ड ओबिक्टर डेटा। और अमूमन जिसमें जो जजेस अपने रिमार्क्स देते हैं या अपनी सोच का इजहार करते हैं, अपनी स्टेटमेंट्स मेंशन कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ जजेस जो हैं अमूमन केस के हवाले से उसमें जो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं, जो कि पार्ट ऑफ जजमेंट बन जाता है, वो ओबिक्टर डिक्टा या डिक्टम है। बेशक वो कोई कोटेशन हो, बेशक वो कोई इल्लामा इकबाल का शेर हो, या कोई आयत का हवाला या हदीस का हवाला, या कोई और कोटेशन वगैरह, लाइक ये जिससे वो रिलेट कर रहे हैं जजमेंट को, तो ओबिक्टर डिक्टा या डिक्टम कहलाता है। अब हमें साथ में इस बात को भी देखने की ज़रूरत है कि जो जजमेंट है और जो प्रेसिडेंट है, इसमें फ़र्क है। जजमेंट फाइनल ऑर्डर है कोर्ट का, तो हर फाइनल ऑर्डर जो है प्रेसिडेंट तो नहीं होगा, मास बाय वो जो कि अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग जजमेंट हुई हमारी एपेक्स कोर्ट्स की तरफ से, रिकॉर्ड का हिस्सा बन के और मसले राह का काम कर रही है वो, अब लॉयर्स कम्युनिटी के लिए भी और एक जनरल कम्युनिटी के लिए भी, ताकि वो अगर सिमिलर सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस उनको दरपेश आएँ तो एक मसले राह के तौर पे काम करे। वो जजेस के लिए भी गाइडिंग प्रिंसिपल हो जाएगा और वकला कम्युनिटी के लिए भी हो जाएगा, जो अपने केसेस को प्लीड करते हैं। तो बेसिकली इससे क्या होता है, इन प्रेसिडेंट का फ़ायदा क्या है? इससे जो हमारा लीगल सिस्टम है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का जो निज़ाम है, वो मजबूत होता है। एक बाइंडिंग फोर्स अटैच हो रही होती है, लोगों में एक सेंस डेवलप होती है कि अगर इस तरह के मामले में जो है ये फैसला आया था, तो अगर मेरा भी केस हुई है तो मुझे भी यही रिलीफ मिलेगा या यही फैसला आएगा। इससे एक उम्मीद पैदा हो जाती है। तो एक तो हमें ये इसका फ़ायदा नज़र आ जाता है। अब साथ में अब हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि प्रेसिडेंट को, जो अदालती रेफरेंस है, प्रेसिडेंट है, उसकी अहमियत को बढ़ा रही हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो उस अहमियत को कम करती हैं, वीक करती हैं उस प्रेसिडेंट को। डेफिनेटली जब केस कोई कोर्ट में जाता है तो हक में भी दलाइल होते हैं, मुखालफत में भी होते हैं, डिफेंस भी मौजूद है और क्लेम करने वाली पार्टी भी मौजूद है। तो दोनों ही फ्री कैन की कोशिश होती है कि हम अदालत में बेहतरीन रेफरेंसेस अपने केस के हक में और डिफेंस के अंदर दिफा में अपने रेफरेंसेस ला सकें। तो किस तरीके से एवेल्यूएट किया जाता है
के जो जजमेंट है उसकी अहमियत कैसे उजागर हो रही है और कौन सी चीज़ है जो कि एक प्रेसिडेंट को या अदालती फैसले या रेफरेंस की अहमियत को कम कर रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें इस बात को देखना है कि अगर कोई ऐसा फैसला जो कि यूनैनिमस डिसीजन है, अगर एक बेंच ऑफ जजेस बैठे हैं, 3 रुकनी बेंच या 5 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया और हम पल्ला फैसला है, 5 जजेस का फैसला है, अगर हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है, तो इसका मतलब है अगर ऐसा फैसला दिया गया है तो एक ये गुड पीस ऑफ प्रेसिडेंट कंसिडर होगा और कल को अगर कोई शख्स उसको कोर्ट में एज अ रेफरेंस पेश करता है बिल मुकाबिल ऐसे मामले के जहाँ पे सिंगल बेंच का फैसला था या डबल बेंच का फैसला था और दूसरी तरफ किसी ने 5 रुकनी जजेस का फैसला दिया और यूनैनिमस डिसीजन भी दिया, तो वो उसकी अहमियत को बढ़ा देता है। इसको उल्ट कर लें तो लैक ऑफ यूनैनिमिटी अगर आई है, 3-2 का फैसला है, फैसला तो 3 का ही प्रिवेल करेगा, लेकिन 2 ने इनकार किया तो उन्होंने इख्तलाफी नोट भी बीच में दिया हुआ होगा या इनकार की वजह भी बयान की होगी, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं पे उसकी अहमियत को कम कर रहा है। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा फैसला आ गया है कि जहाँ पे जो हेस्ट मैनर जजमेंट है, यानी कि जहाँ पे जो इंसाफ के असूल हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर हमारा आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 10 है जो राइट टू फेयर ट्रायल के बारे में, एक फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट ऑफ फेयर ट्रायल का जिक्र करता है। इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द पार्टीज एट द लेंथ, उनको मुकम्मल तौर पे सुनने का हक मिला है, उनको पूरा ट्रायल का मौका मिला है जहाँ पे वो सेटिस्फाइड है और फिर जजेस ने अपना फैसला किया। और दूसरी तरफ कोई अगर ऐसा फैसला आ गया जो इन हेस्ट मैनर है या जल्दबाजी का फैसला, तो वो उसकी अहमियत को कहीं ना कहीं पे कम कर रहा है। इसी तरीके से एक ऐसा फैसला जो कि हाईली अप्रिशिएटेड जजमेंट है और जनरल कम्युनिटी ने भी और सिविल सोसाइटी ने भी, लॉयर्स कम्युनिटी में भी उसको अच्छे अल्फाज से जाना गया, तो फिर वो उसकी अहमियत को बढ़ा देता है प्रेसिडेंट को। और दूसरी तरफ अगर कोई हाईली क्रिटिसाइज्ड जजमेंट हो, कोर्ट की तरफ से एक ऐसा फैसला आ जाए जो को बड़ा क्रिटिकल डिसीजन आया और क्रिटिसाइज्ड भी उस पर बहुत किया सिविल सोसाइटी ने कि ये कोई अच्छा फैसला नहीं है, रवायत से हटके है, कस्टम से हटके है, जो प्रीवियस प्रैक्टिसेस हैं उससे हटके फैसला है, तो वहाँ पे भी वो उसकी अहमियत को कम कर देता है। इसी तरीके से अगर एक कंटेस्टेड जजमेंट है, आई है, कंटेस्टेड केस हुआ है, फ्रीकैन ने मुकम्मल केस को लड़ा और लड़ के मेरिट पे कोर्ट ने फैसला किया और वो तरफ एक तो हमारे पास फैसला मौजूद हो और एक तरफ फैसला जो कि एक्स पार्टी डिसीजन हो, एक तरफा फैसला हो, जो एक ही फ्री को सुना गया और उसकी एज पर प्रेयर कोर्ट ने उसको डिसाइड कर दिया, तो उसको आप एक गुड पीस ऑफ प्रेसिडेंट के तौर पे पुट नहीं कर सकते हैं, जबकि कंपैरेटिवली आपके पास एक ऐसी जजमेंट मौजूद हो जो कि मेरिट पे कंटेस्टेड केस के तौर पे एक फैसला आया हुआ हो, तो वहाँ पे उसकी अहमियत को वो बढ़ा रहा है। इसी तरीके से कुछ ऐसी जजमेंट्स होती हैं जहाँ पे एमिनेंट एक्सपर्ट्स जो हैं जजेस, जिन्होंने उस फील्ड में अपना काम किया हुआ होता है, अगर कोई ऐसे जज साहिबान हैं जिन्होंने सिविल की साइड पे काम किया हुआ है ना कि फौजदारी या कॉर्पोरेट सेक्टर पे, और वो उसके बरक्स जाके अगर कोई जजमेंट दे रहे हो तो अमूमी तौर पे ये डिस्कस किया जाता है, कहा जाता है उनके इलाके कैपेसिटी को तो कोई बंदा चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो एक्सपर्टीज़ नहीं है इस मामले में, जबकि दूसरी तरफ कोई ऐसे जजेस हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी सिविल का काम किया, वकालत में भी, और एक नाम पैदा किया, और कहा जाता है बाज़ का तो सुनने में मिलता है कि जनाब ये तो सिविल के दादा उस्ताद हैं, और वो अगर अपना फ़ैसला दे देते हैं, या फौजदारी के कोई बहुत नामवर वकील थे और जज बन गए, फिर उनका फ़ैसला आ गया, तो यहाँ से भी उनके केस की अहमियत उजागर भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, यानी कि क्रिटिसाइज़ भी हो सकता है और उसको बेहतर भी जाना जा सकता है। फिर बिल्कुल ऐसी इसी तरीके से कुछ अपहेल्ड जजमेंट्स होती हैं कि अगर एक फ़ैसला है वो लोअर जुडिशरी से लेके एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री तक जो है वो सेम डिसीजन रहा और वहाँ पे रिबट्टल नहीं हुआ और अपहेल्ड जजमेंट्स हुई, इसका मतलब है कि एक तरफ ये फैसला और दूसरी तरफ ऐसा फैसला जो कि ट्रायल कोर्ट का फैसला और था, एपलेट फोरम का और था, फिर जो है एपेक्स कोर्ट का और है। अल्टीमेट तो एपेक्स कोर्ट ऑफ द कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट है उसी का फैसला ही प्रिवेल करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर कोई ऐसा फैसला हो जो कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ द कंट्री जो कोर्ट है वहाँ पे एक डिसीजन सेम रहा तो उसकी अहमियत को बढ़ा सकता है। तो ये मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि जहाँ से फैसले की अहमियत बढ़ती है और कैसे कम हो सकती है, और भी डिफरेंट रीजंस हैं, लेकिन ये कुछ बुनियादी तौर पे हैं। तो हमें इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन है या काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट के हवाले से अगर स्पेसिफिक पूछा जा रहा हो तो उसके बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन या काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर जैसा कि डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट्स होते हैं और इसी तरीके से
परसुएसिव प्रेसिडेंट्स भी होते हैं। तो परसुएसिव प्रेसिडेंट तो वो हैं जो कि नाम से ज़ाहिर है कि कोर्ट के पास एक चॉइस है, चाहे अदालत माने या ना माने, लेकिन कोर्ट उसे कंसिडर भी करती है अगर उसमें कोई अच्छी प्रैक्टिस कोई मिल रही हो, लेकिन वो बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं रखती है। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान के अंदर कोई इंडियन सुप्रीम कोर्ट या इंग्लैंड की किसी सुप्रीम कोर्ट या अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का हवाला एज अ रेफरेंस के तौर पर प्रेसिडेंट के तौर पर पेश किया जा रहा हो, तो हमारी किसी भी कोर्ट के लिए वो बाइंडिंग इन नेचर नहीं है, ना ही अथॉरिटेटिव इन नेचर है, बल्कि वो उसके लिए परसुएसिव है। इसी तरीके से बाज़-औक़ात सेम रैंक कोर्ट्स होती हैं, जैसे कि एक हाई कोर्ट का डिसीजन किसी दूसरी हाई कोर्ट में अगर एज अ रेफरेंस के तौर पे पेश किया जा रहा हो, तो वो उसके लिए बाइंडिंग इन नेचर नहीं है, वो उसके लिए परसुएसिव है। वो उससे एज अ रूल के तौर पे कुछ चीज़ ले तो सकते हैं, लेकिन बाइंडिंग प्रिंसिपल नहीं है। लेकिन जो बाइंडिंग फोर्स रखती है वो डेफिनेटली वो कोर्ट के पास अगर चॉइस हो, जैसे सालमन साहब कहते हैं कि अदालत के पास चॉइस नहीं, अगर अदालत उसके बरखिलाफ भी कोई चीज़ सोच रही है और कोई फैसला जो कि हायर फोरम का या एपेक्स जुडिशरी का कोई डिसीजन अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग भी है और एक प्रेसिडेंट का काम कर रहा है, तो मातहत अदलिया को वो कितना ही क्यों ना वो बुरा लग रहा हो, वो उसके बाहर नहीं जा सकते, उसके कॉन्टेक्स्ट को उसको उनको मानना ही पड़ेगा। उनके लिए वो बाइंडिंग नेचर भी है, अथॉरिटेटिव भी है। तो परसुएसिव, अथॉरिटेटिव और बाइंडिंग नेचर के बारे में मैंने आपको बताया। ऐसे नहीं, डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट्स वो प्रेसिडेंट हैं जहाँ पे पहले से एग्जिस्टिंग कोई रूल है, प्रिंसिपल है, उसको कोर्ट डिक्लेयर कर देती है, कोई नई बात सामने नहीं आती है, अदालत पहले से एग्जिस्टिंग किसी लॉ को, रूल को डिक्लेयर कर देती है। इसी ही तरीके से जब आपके पास ओरिजिनल प्रेसिडेंट का जिक्र आता है, तो ओरिजिनल प्रेसिडेंट ऐसा प्रेसिडेंट है कि जहां पे पहली मर्तबा कोई मामला कोर्ट में आया, उससे पहले कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता, अदालत ने उस मामले को सुन के उसका फैसला किया, उसमें कोई बेहतर कोई बात थी जो कि एक मसले राह के तौर पे काम कर सकती है, और अदालत को लगा कि इसको ऐसी जजमेंट को प्रूफ फॉर रिपोर्टिंग करना है, और उसको उन्होंने प्रूफ फॉर रिपोर्टिंग किया। एक रेफरेंस के तौर पे, एक मसले राह के तौर पे वो प्रेसिडेंट काम करेगा आने वाले लोगों के लिए, जिनमें वही वाला उन्हीं सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, उन्हीं फैक्ट्स से मुतल्लिका कोई केस अगर दोबारा सामने आता है, तो उनके लिए वो मसले राह के तौर पे काम करेगा। तो ये ओरिजिनल प्रेसिडेंट हो गया। तो हमें अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट का भी पता चला, हमें परसुएसिव प्रेसिडेंट का भी पता चला, हमें ओरिजिनल प्रेसिडेंट का भी पता चला। तो इस तरीके से हमें क्लासिफिकेशन या काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में भी पता चल गया। और रेशो डेसिडेंटी और विक्टर डिक्टा या स्टेट डिसाइसिस का प्रिंसिपल क्या होता है। स्टेट डिसाइसिस बोलते ही उसी को हैं जो कि बाइंडिंग फोर्स ऑफ लॉ के तौर पे कोई रूल काम कर रहा हो, उसको स्टेट डिसाइसिस का प्रिंसिपल करते हैं। और जो जजमेंट है वो जजमेंट दो पार्ट्स पे उसको तकसीम किया गया था। मैंने रेशो डेसिडेंटी और विक्टर डिक्टा या डिक्टम के बारे में भी आपको बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में आपको प्रेसिडेंट, उसकी काइंड्स या क्लासिफिकेशन, उसकी अथॉरिटी और उसकी वीकर पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में भी पता चला होगा। स्टेट डिसाइसिस का प्रिंसिपल, रेशो डेसिडेंटी और विक्टर डिक्टा क्या होता है उसके बारे में भी पता चला होगा। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करते रहिए ताकि हम आपके लिए और बेहतर और मौसर वीडियोस बनाते रहें। शुक्रिया।